नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक जिसका नाम है फोर फ्रीक्वेंसी वेक्टर, चतुर्विम आवर्ती सदिश, है ना। हमने जैसे चतुर्विम सदिश की बात की थी, चतुर्विम वेग पढ़ा, चतुर्विम संवेग पढ़ा, चतुर्विम बल पढ़ा, उसी तरीके से हम नया टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं चतुर्विम आवर्ती सदिश। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसका कुछ इस तरीके से आता है कि चतुर्विम आवर्ती सदिश को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सहायता से अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव की व्याख्या कीजिए, है ना। क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फोर फ्रीक्वेंसी वेक्टर, एक्सप्लेन द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ फोर फ्रीक्वेंसी वेक्टर। तो हम बात करते हैं फोर फ्रीक्वेंसी वेक्टर के बारे में या चतुर्विम आवर्ती सदिश के बारे में। तो अपना टॉपिक है चतुर्विम आवर्ती सदिश, या हमने कह दिया फोर फ्रीक्वेंसी वेक्टर, है ना। फोर फ्रीक्वेंसी वेक्टर। अब देखो फोर फ्रीक्वेंसी वेक्टर, जैसे इसका बेस जो हम लेंगे, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डॉपलर प्रभाव, है ना। डॉपलर प्रभाव में हमने किसी लाइट वेव की इक्वेशन लिखी थी, है ना, कुछ साई इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के टर्म में इक्वेशन लिखी थी, और उसमें हमने एक रूल लगाया था, फेज इनवेरियंस रूल। यानी हमने कहा था कि भाई हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर जो रिलेटिव जो फेज है वेव का, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। दोनों फ्रेम्स में हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा किसी लाइट वेव के लिए। तो हमने कंडीशन बताई थी, फेज इनवेरियंस रूल हमने कुछ ऐसा लिखा था कि 2 पाई न्यू लिखा था हमने, और वैल्यू लिखी थी टी माइनस वैल्यू लिखी थी आर अपॉन वैल्यू आ गई सी, ठीक है। और इक्वल्स टू वैल्यू लिखी थी हमने, ये वैल्यू हमारे पास कैसी आ गई थी, कांस्टेंट आ गई थी। या इसी को हमने क्या लिखा था, इसी को लिखा था अपन ने ओमेगा आ गया था, वैल्यू आ गई थी टी माइनस वैल्यू आ गई थी हमारे पास के, और इंटू वैल्यू आ गई आर, है ना। के डॉट आर, 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन ले लिया हमने, या ऐसा लिख दूँ, या मैं इसको क्या लिख दूँ, के डॉट वैल्यू आ गई आर माइनस वैल्यू आ गई ओमेगा टी। ये भी हमारे पास कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 डायमेंशन में ले रहे हैं तो के को मैंने क्या लिखा, के को मैंने लिख दिया, वैल्यू आ गई आई कैप के एक्स प्लस जे कैप के वाई प्लस के कैप, और वैल्यू आ गई के जेड। और आर को मैंने लिख दिया, आर वेक्टर इक्वल्स टू वैल्यू लिख दी मैंने आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस वैल्यू आ गई के कैप और जेड आ गया, ठीक है। इसी इक्वेशन को क्या लिखूँ मैं, इसी इक्वेशन को लिख दिया मैंने के एक्स इंटू एक्स प्लस के वाई इंटू वाई प्लस के जेड इंटू जेड, और माइनस वैल्यू आ गई ओमेगा टी, और इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कांस्टेंट, ठीक है। या इसी फैक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, इसी को अपन ने ऐसा लिख दिया, के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस वैल्यू आ गई के जेड जेड प्लस वैल्यू आ गई। इसको देखो अपन ने ऐसा लिख दिया, ओमेगा अपॉन सी इंटू वैल्यू आ गई सी टी। यहाँ माइनस का सिंबल था, मैंने सिंबल कैसा लगाया, प्लस का सिंबल लगा दिया, तो मैंने इसको लिख दिया आयोटा ओमेगा बाई सी और मल्टीप्लाइड बाई आयोटा सी टी, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा बन गया, कांस्टेंट बन गया, ठीक है। कांस्टेंट बन गया, इसका मतलब इसको मैं क्या लिख दूँ, अब इसको मैंने ऐसा लिख दिया, देखो के एक्स को लिख दिया के वन, एक्स को लिख दिया मैंने एक्स वन, प्लस में लिख दिया के वाई को लिख दिया के टू, वाई को लिख दिया एक्स टू, प्लस में वैल्यू आ गई के थ्री, और वैल्यू आ गई एक्स थ्री, और प्लस इसको लिख दिया मैंने के फोर, और वैल्यू आ गई एक्स फोर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कांस्टेंट, ठीक है। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हमने लिख दिया समीशन आ गया, म्यू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 to 4, और वैल्यू आ गई के म्यू, और वैल्यू आ गई एक्स म्यू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कांस्टेंट। तो के म्यू का मतलब हमने क्या लिखा, हमने लिखा के वन इक्वल्स टू के एक्स, के टू इक्वल्स टू के वाई, के थ्री इक्वल्स टू के जेड, के फोर इक्वल्स टू कितना लिखा, आयोटा ओमेगा बाई सी। इसका मतलब इस के म्यू का चतुर्विम आवर्त चतुर्विम सदिश के साथ जो प्रोडक्ट है और जो समीशन है वो हमारे पास कैसा है, कांस्टेंट है। तो जो के म्यू जो फैक्टर हमने लिखा है, ये क्यू के म्यू फैक्टर ही किसको मेंशन करता है, चतुर्विम आवर्ती सदिश को मेंशन करता है, या फोर फ्रीक्वेंसी
वेक्टर को मेंशन करता है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, यानी के को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कहें, 4 कंपोनेंट हमने निकाल लिए, K1 निकाल लिया, K2 निकाल लिया, K3 निकाल लिया और K4 निकाल लिया। ये 4 वैल्यू कैसे आई, ये 4 वैल्यू आ गई हमारे पास, Kx आ गया, Ky आ गया, Kz आ गया और K4 कितना आ गया, आयोटा ओमेगा वाई सी आ गया। या इसी को K को अपन ने क्या लिख दिया, देखो ऐसे लिख दिया, K आ गया K म्यू, है ना, 4 कंपोनेंट हैं K म्यू, वेक्टर क्वांटिटी, वैल्यू आ गई K सदिश, K सदिश का मतलब Kx, Ky और Kz, और वैल्यू आ गई आयोटा ओमेगा अपॉन वैल्यू आ गई C, है ना। ये हमारे पास चतुर्विम आवृत्ति सदिश कहलाता है ना। जैसे सपोज दैट इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी, ठीक है, तो इसका मतलब चतुर्विम आवृत्ति सदिश और चतुर्विम सदिश दोनों का जो गुणनफल है वो हमारे पास कैसा आ रहा है, निश्चर आ रहा है। तो निश्चर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हम इसके लिए लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए जो रूपांतरण मैट्रिक्स था उस मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी के म्यू डैश इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, ए म्यू न्यू आ गया और वैल्यू आ गई के न्यू, पहले पढ़ा है अपन ने। तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ऐसा आ गया, देखो वैल्यू आ गई K1 डैश, K2 डैश, K3 डैश और K4 डैश आ गया, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 और 0, और ये वैल्यू आ गई माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 और गामा आ गया, ठीक है। और यहाँ वैल्यू क्या बन गई, यहाँ वैल्यू आ गई K1 आ गया, K2 आ गया, K3 आ गया और वैल्यू आ गई K4 आ गया, ठीक है। K1 K2 K3 K4 किसके बराबर है, K और वैल्यू है आयोटा ओमेगा बाई C के बराबर है। तो इसका मतलब इस रूपांतरण समीकरण से या इस मैट्रिक्स से तो देखो मैं चारों कंपोनेंट में निकाल सकता हूँ। ये चारों कंपोनेंट किस तरीके से आएंगे, चारों कंपोनेंट कुछ इस तरीके से आएंगे, K1 डैश इक्वल्स टू वैल्यू आएगी गामा इंटू K1 आयोटा बीटा गामा इंटू K4। तो गामा हमारे पास कॉमन आ गया, तो वैल्यू आ गई K1 प्लस वैल्यू आ गई आयोटा बीटा और वैल्यू आ गई K4। इसी तरीके से K2 डैश K2 डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई K2 के बराबर, K3 डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई K3 के बराबर, और K4 डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई माइनस आयोटा बीटा गामा इंटू K1 और गामा इंटू K4, एंड दैट मीन्स गामा हमारे पास कॉमन आ गया और वैल्यू आ गई K4, ठीक है, और माइनस आयोटा बीटा इंटू K1 आ गया, माइनस आयोटा बीटा और इंटू वैल्यू आ गई K1 आ गया, ठीक है। अब जैसे अब अपन ने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखी थी, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखी थी, उसी तरीके से देखो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इनवर्स लिखना चाहूँ तो इनवर्स को मैं क्या लिख दूँ, K1 इक्वल्स टू गामा और वैल्यू आ गई कितना, K1 की जगह K1 डैश, बीटा की जगह माइनस बीटा, है ना, माइनस वैल्यू आ गई आयोटा बीटा और वैल्यू आ गई K4 डैश आ गया। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, दूसरी इक्वेशन आ गई K2 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई K2 डैश, K2 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई K2 डैश आ गया। तीसरी इक्वेशन आ गई K3 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई K3 डैश, और चौथी इक्वेशन आ गई हमारे पास K4 इक्वल्स टू गामा और वैल्यू आ गई K4 डैश प्लस वैल्यू आ गई आयोटा बीटा और वैल्यू आ गई K1। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर 4 फ्रीक्वेंसी वेक्टर, और ये कहलाएंगे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर 4 फ्रीक्वेंसी वेक्टर। अब मैं कहूँ कि चतुर्विम आवृत्ति सदिश की सहायता से हमें यदि डॉपलर प्रभाव की फंडामेंटल इक्वेशन या डॉपलर प्रभाव को यदि हमें एक्सप्लेन करना है तो मैं क्या करूं, जैसे मैंने कहा कि जैसे ये इक्वेशन देखो मैंने डिफाइन कर दी है ना, मैं कह दूं कि भाई K सदिश हमारे पास जो था K1 को मैंने कह दिया K1 इक्वल्स टू वैल्यू कितनी है, K1 इक्वल्स टू वैल्यू थी Kx था, है ना, Kx को मैंने क्या लिख दिया, कंपोनेंट निकाल दिया, वैल्यू आ गई थीटा, है ना। जैसे मैं कहूँ कि अगर ऐसी कंडीशन है, ये डायरेक्शन है, इधर थीटा है, तो कंपोनेंट निकाल दिया मैंने ओमेगा अपॉन C और वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा आ गया, ठीक है। इसी तरीके से K4 किसके बराबर था, K4 था किसके बराबर, K4 था आयोटा ओमेगा अपॉन C के बराबर था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आयोटा ओमेगा डैश अपॉन C इक्वल्स टू गामा, और K4 कितना आ गया, आयोटा ओमेगा बाई C माइनस वैल्यू आ गई आयोटा बीटा आ गया, और K1 कितना बना, ओमेगा अपॉन C और वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा आ गया। C कॉमन लेकर कैंसिल कर दें
आयोटा भी कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, नहीं ओमेगा डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई गामा, ओमेगा माइनस वैल्यू आ गई कितना बना बीटा, और वैल्यू आ गई ओमेगा, और वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा आ गया। या इसको क्या लिख दें 2 पाई न्यू डैश, ओमेगा यहाँ से भी कॉमन निकाल लें, गामा इंटू वैल्यू आ गई ट्वाइस पाई न्यू, और वैल्यू आ गई 1 माइनस वैल्यू आ गई बीटा कोस ऑफ थीटा आ गया। तो 2 पाई से 2 पाई हटा दें, इसका मतलब न्यू डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई न्यू, इसका मतलब फैक्टर क्या कितना बना, फैक्टर आ गया न्यू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई न्यू डैश अपॉन वैल्यू आ गई 1 माइनस बीटा कोस ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, तो यही इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में निकाली थी, है ना, न्यू इक्वल्स टू न्यू डैश अपॉन वैल्यू आ गई 1 माइनस बीटा कोस ऑफ थीटा। अब इसी इक्वेशन के बेस पर हमने दो टर्म हमने कैलकुलेट की थी, एक तो हमने कैलकुलेट किया था कौन सा लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट, और एक हमने कैलकुलेट किया था ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। तो लॉन्गिट्यूडनल निकाला, तो पहला केस अगर थीटा इक्वल्स टू 0 है तो कोस थीटा इक्वल्स टू वैल्यू कितनी बनी 1 बनी, है ना। तो न्यू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई थी हमारे पास न्यू डैश, ठीक है, और इनटू में गामा भी आएगा ना, गामा, है ना, न्यू डैश इंटू वैल्यू आ गई 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन वैल्यू आ गई 1 माइनस बीटा, या वैल्यू आ गई न्यू डैश आ गया रूट में 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा, तो वैल्यू आ गई 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा आ गया, है ना, लॉन्गिट्यूडनल के लिए। दूसरा केस अगर थीटा इक्वल्स टू पाई है तो कोस थीटा कितना बना, कोस थीटा आ गया कितना माइनस ऑफ 1, इसका मतलब न्यू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई न्यू डैश रूट में वैल्यू आ गई 1 माइनस बीटा अपॉन वैल्यू आ गई 1 प्लस बीटा। और यदि ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट हम निकालना चाहते हैं तो थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रख दें, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रख दें तो हमारे पास न्यू इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी न्यू डैश और अपॉन वैल्यू आ जाएगी गामा, यानी न्यू डैश और वैल्यू आ गई रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो चतुर्विम आवर्त सदिश है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी सहायता से हम डॉपलर प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।